एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वाला पे। दोस्तों मैं हूँ हेमंत और आज हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी दो बैलों की कथा की। मैं कहानी की शुरुआत करूँ इससे पहले थोड़ा सा जीवन परिचय हम लोग देख लेते हैं प्रेमचंद जी का। चूँकि यह जो कहानी है यह NCERT की क्लास 9th की हिंदी की किताब में दी गई है और इसका पहला अध्याय है, तो इस दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम प्रेमचंद जी का जीवन परिचय भी थोड़ा सा समझते रहें। तो एक ओवरव्यू के रूप में देखते चलेंगे प्रेमचंद जी का जीवन परिचय, इसके बाद में उस कहानी को देखेंगे। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन यदि आप सिर्फ कहानी सुनने के पर्पज से आए हैं तो भी आपको मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन परिचय के बारे में जानना चाहिए। तो देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 में बनारस के लमही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, यानी जो OMR सीट पे प्रश्न अभी पूछे जाते हैं उन पे ये पूछा जा सकता है कि प्रेमचंद जी का मूल नाम क्या था। प्रेमचंद जी का बचपन अभाव में बीता और शिक्षा BA तक ही हो पाई। दोस्तों अभाव का मतलब होता है कि थोड़ी सी परेशानियों में, कमियों में, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि गरीबी में बीता और जो उनकी पढ़ाई थी वो BA तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। उस समय उन्होंने सरकारी नौकरी की, लेकिन जब इन्होंने सरकारी नौकरी की तो शासन अंग्रेजों का था, इसीलिए असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए, यानी कि उस समय महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था और उसमें पूरी तरीके से भाग लेने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी को छोड़ दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। पूरी तरह समर्पित हो गए का तात्पर्य कि जब इन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया तो अपनी लेखनी के माध्यम से ही समाज को और देश को जागरूक करने का प्रयास किया। इस महान कथाकार का देहांत सन 1936 ईस्वी में हो गया। प्रेमचंद जी की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं, यानी कि मानसरोवर से इनकी कहानियां जो होती थी वो प्रकाशित होती थी और उसी में 8 भागों में इनकी कहानियों को संकलित किया गया है, जो कि सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस और जागरण एवं माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद जी ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। प्यारे दोस्तों, जो साहित्य होता है एक समाज में परिवर्तन ले आता है, समाज में अच्छी बातों को ले आता है, तो ऐसा ही प्रेमचंद जी का भी मानना था कि जो साहित्य होता है वो सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम होता है। आज हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो इस पढ़ाई के जरिए हम सशक्त हो रहे हैं यह जानने के लिए कि समाज में क्या चीज़ें सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। तो साहित्य से इस चीज़ को समझने में हमको बहुत ही ज़्यादा सहायता मिलती है। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया उनकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में झलकती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, अब जब देखेंगे मुंशी प्रेमचंद जी की जितनी भी कहानियां हैं उन कहानियों में ज़्यादातर जो बातें हुई होंगी किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति की होंगी। दलितों का शोषण हो, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन उनकी रचनाओं के मूल विषय रहे हैं। यानी कि कहा जाए तो प्रेमचंद जी इन्हीं मुख्य विषयों को लेकर के अपनी रचनाओं को लिखते थे। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उन्होंने मनुष्य ही नहीं पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद जी के लेखन की प्रमुख शैली है। यह विशेषता है, उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग बहुत कुशलतापूर्वक किया है। लोक प्रचलित शब्दों का मतलब कि जो आम भाषा में बोले जाते हैं, आम बोलचाल में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हीं शब्दों को लेकर के उन्होंने अपनी कहानी को लिखा है। ये तो थी प्रेमचंद जी के जीवन परिचय की छोटी सी व्याख्या। अब चलिए देखते हैं कि ये जो दो बैलों की कथा है इस कहानी में उन्होंने क्या व्यक्त किया हुआ है। तो दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद जी ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद जी ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास
किया है। दोस्तों इस कहानी में जो दो बैलों की कथा एक कहानी है, इसमें प्रेमचंद जी ने कृषक समाज यानी कि एक किसान की क्या स्थिति होती है और साथ में एक किसान के लिए पशु खास करके उसके बैलों की क्या भूमिका होती है, इसका एक भावात्मक वर्णन इस कहानी में किया गया है। और साथ ही साथ इस कहानी में हमें ये सीखने को मिलेगा कि जो स्वतंत्रता होती है, स्वतंत्रता ये आज़ादी के जैसा ही है, लेकिन एक आज़ादी नहीं होती है। आज़ादी का मतलब होता है दोस्तों को हम पूरी तरीके से फ्री हो जाए, कोई भी बंधन ना हो, किसी भी तरीके से कोई रोक टोक ना हो। लेकिन स्वतंत्रता होती है कि हम एक तंत्र में, एक शासन में बंध करके अपने शारीरिक, मानसिक और सामाजिक एवं आर्थिक विकास को पूरी तरीके से कर सके, वो होती है स्वतंत्रता। उसमें हम कुछ बंधन में बंधे होते हैं, जैसे हम कोई भी गलत कार्य उस बंधन में रह करके नहीं कर सकते। एक सही ईमानदारी का कार्य करते हुए हम अपना नैतिक विकास करते हैं, ये होती है स्वतंत्रता। तो उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता जो होती है वो सहज नहीं मिलती, उसके लिए हमें बार बार संघर्ष करना पड़ता है। तो इस कहानी में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और हाँ, यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। अब देरी न करते हुए चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। और दोस्तों चूंकि ये किताब है और किताब को समझाने के उद्देश्य से वीडियो बना रहा हूँ, तो वैसे जैसे कि तैसे हमने एनसीईआरटी की किताब को ले लिया है। चूंकि इस किताब में दिख रहा है कि नॉट टू बी रिपब्लिश्ड, बट आई होप कि ये जो कहानी है मैं सिर्फ इसे जिस वे में ले रहा हूं, यानी कि एक समझाने के वे में ले रहा हूं, उसी वे में एनसीईआरटी को यूज कर रहा हूं। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी है दो बैलों की कथा। इसके लिए देखो, कोई भी कहानी जब लिखी जाती है तो लिखने से पहले, कहानी को बताने से पहले उसकी एक भूमिका तैयार की जाती है। ठीक वैसे यहाँ पे भूमिका दी गई है कि जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। बुद्धिहीन का मतलब होता है दोस्तों कि जिसके पास में अपना खुद का दिमाग ना हो। आई मीन दिमाग का तात्पर्य कि उसके सोचने समझने की क्षमता ना हो। जब हम किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं, परले दर्जे का मतलब कि एकदम गिरे हुए स्तर का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं, तो उसे गधा कहते हैं। होता है ना बच्चों की, आमतौर पर हम किसी को बोल देते हैं तो कहते हैं गधा कहीं का। इट मीन्स तात्पर्य यही होता है कि बुद्धिहीन। तो गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। जैसे गाय सींग मारती हैं, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। ब्याई हुई गाय का मतलब कि जिस गाय को बच्चा हुआ हो तो वो सिंघनी का मतलब कि शेरनी का रूप धारण कर लेती है। वो अपने आसपास में, अपने बच्चे के आसपास में किसी को फटकने तक भी नहीं देती, यानी कि पास आने तक नहीं देती है। वैसे कुत्ता ही बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है। गरीब जानवर का मतलब तात्पर्य यह है कि वो एकदम से निरापद सीधा ही होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उसको भी क्रोध आ जाता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना, ना देखा। जितना चाहो गरीब को मारो। गरीब को मारो का तात्पर्य कि उसी गधे की बात कर रहे हैं कि चाहे जितना मार लो, चाहे जितनी खराब सड़ी हुई घास उसके सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी भी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। यानी कि जो भी जैसा भी मिल जाता है, सड़ा गला घास फूस जो भी डाल दिया, गधा बेचारा खा करके संतोष कर लेता है। असंतोष की छाया उसके चेहरे पर दिखाई नहीं देती है। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो। बैसाख का मतलब दोस्तों कि वही अप्रैल और मई के बीच महीना होता है, उसी को हिंदी में हम बैसाख कहते हैं, यानी कि चैत्र के बाद में आता है बैसाख। पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद अस्थायी रूप से छाया रहता। विषाद का तात्पर्य होता है दोस्तों दुख। एक तरीके का दुख हमेशा से छाया रहता है। अब छाया रहने का मतलब कि वो सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखेंगे, एक जैसा ही दिखाई देगा, एकदम सीधा साधा भोला सा। उसी का तात्पर्य यहाँ पे लेखक लेना चाहते हैं। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुण का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कहने का मतलब कि ऋषियों मुनियों के जितने गुण, यानी कि जितना सीधापन था, जितनी अच्छाइयाँ थी, वो सब उसमें पहुंच गई। जैसा कि भी इसमें लेखक ने बताया दोस्तों कि चाहे जो भी घास फूस जैसे भी दे दो खा लेता है, उसमें किसी भी तरह की कोई भी विषाद दिखाई नहीं देती। ठीक है, ऐसे साधु संतों में होता है। तो तुलना जो लेखक थे यानी कि प्रेमचंद जी ने, उन्होंने साधु संतों से की कि जो भी उनके अंदर की अच्छी बातें थी वो इसके अंदर आ गई, लेकिन उसके इस सीधेपन का या उसके सद्गुण का इतना अनादर हमने कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। दोस्तों यहाँ पे एक सीखने वाली बात है कि लेखक कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सीधापन भी संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक वैसे जैसे
वो कहा गया है ना कि जो जंगल में सीधे पेड़ होते हैं वो जल्दी कट जाते हैं, लेकिन जो टेढ़े मेढ़े होते हैं वो काफ़ी दिनों तक रहते हैं। तो इतना ज़्यादा सीधापन भी नहीं होना चाहिए जितना कि इस गधे के बारे में लेखक समझा रहा है। ठीक है, ऐसे ही होता है कि इस संसार में मनुष्य के लिए भी यदि बहुत ज़्यादा सीधापन रहेंगे तो हमेशा से उन्हें परेशान ही किया जाएगा। जैसे इन्होंने कहा कि भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता, बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा करके रखते हैं। कुछ समय का मतलब होता है कि कोई ऐसा समय, यानी कि कोई परेशानी वाला समय, तो इसे हम कुछ समय कहते हैं। यानी हम बचा करके रखते हैं कि यदि कोई बुरा समय आएगा तो उस समय से हमारी मदद होगी। जी तोड़ काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं। गम खा जाने का तात्पर्य ये होता है कि कोई अगर 4 बात कह भी देता है तो चुपचाप उसे सुन लेते हैं, उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है, एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गड़े बना दिया। यानी कि जब तक जापान विजयी नहीं हुआ था तब तक लोग वहाँ के लोगों को भी असभ्य मानते थे, लेकिन जैसे ही एक बार जापान विजयी हुआ, यानी कि जापान ने जीत हासिल की अन्य देशों से, तो पूरे संसार में वहाँ के जो लोग थे, उनकी जो जातियाँ थीं, उन्हें सभ्य बना दिया। दोस्तों बढ़ते हैं आगे। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है, उससे कम ही गधा है, और वो है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का मतलब कि बैल का प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में श्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने को आता है, और भी कई रीतियों में अपना असंतोष प्रकट कर देता है, अतः उसका स्थान गधे से नीचा है। दोस्तों ये तो थी कहानी की भूमिका, और इसी के माध्यम से हम लोग इस कहानी को समझेंगे कि जैसे भी बात हुई कि गधे के बारे में। अब आते हैं मुख्य कहानी पे, जो कि है झूरी काछी के 2 बैलों की कथा। यानी कि इस कहानी में जो नायक का किरदार अदा कर रहे हैं वो तो बैल है, लेकिन बैलों का जो मालिक है उसका नाम है झूरी काछी। तो देरी न करते हुए चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं, और इस कहानी के माध्यम से देखते हैं कि एक गरीब किसान की क्या स्थिति होती है और उसके लिए उसके बैल कितना मायने रखते हैं। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे। दोस्तों पछाई जाति ये गाय और बैलों की प्रजाति में आती है, तो पछाई जाति के थे। देखने में सुंदर, काम में चौकस, यानी कि ये गांव की लोकल भाषा है, यानी अच्छे थे। डील में ऊंचे, डील का मतलब कि उनकी पीठ पे जो उभरा हुआ भाग होता है उसे डील कहते हैं।
होता था कि उन्हें बेच दिया गया है। तो इसी वजह से वे लोग वहां से तुड़ा करके भाग आए थे। तो एक विद्रोह की भावना थी, लेकिन अपने मालिक के प्रति एक स्नेह झलक रहा था कि हम वहां से तुड़ा करके भाग तो आए, लेकिन आपके प्रेम की वजह से हम आपके घर पे चले आए। तो ये विद्रोह में स्नेह उनके आंखों में झलक रहा था। झूरी बैलों को देख करके स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुम्बन का यह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। प्रेमालिंगन का मतलब कि प्रेम से वो बैलों को गले लगा रहा था और उन्हें चूम रहा था। तो ये जो दृश्य था बड़ा ही मनोहर था, यानी कि मन को मोह लेने वाला था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए, तालियां बजा बजा करके उनका गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व ना होने पर भी महत्वपूर्ण थी। दोस्तों, कोई बैल जिसे कि दूसरी जगह पे भेज दिया गया हो, लेकिन उसका अपने मालिक के प्रति इतना प्रेम, इतना सौम्य भक्ति कि वो वापस फिर उसी जगह पे आ जाए, ये जरूर बहुत बड़ी घटना थी। बाल सभा यानी कि बच्चों की जो टोली थी, उसने निश्चय किया कि दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। पशुवीरों का मतलब इन दोनों बैलों को अभिनंदन पत्र मतलब तुम्हें स्वागत करना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर और कोई भूसी, और सबने ले आकर के उन बैलों को दिया उनके प्रेम भाव को देखते हुए। आई होप ये कहानी आपको पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। कहानी बहुत ही मजेदार है। यदि आप इसे पूरे मन से सुनेंगे तो आपको सुनने के बाद भी जरूर आपका दिल पसीज जाएगा इन दोनों की भक्ति को, या इन दोनों के मालिक के प्रति प्रेम को देख करके। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वाला पे। आज हम बात करते हैं दो बैलों की कथा कहानी के दूसरे भाग की, और आज दूसरे भाग में देखते हैं आगे की कहानी कुछ इस प्रकार से है। लास्ट में देखा था कि जब दोनों बैल वापस झूरी के घर पे चले आए थे तो गांव के बच्चों के द्वारा उन्हें कुछ चूनी, भूसी, चोकर और रोटी दी गई थी। तो वही कहानी आगे बढ़ाते हैं। उसमें एक बालक ने कहा कि ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। तो दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है वे, उस जन्म के आदमी हैं। इस तरीके का उनका, यानी कि उन दोनों बैलों का प्रेम भाव देख करके वहाँ पे खड़े हुए बच्चे आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हुए कह रहे थे कि ये उस जन्म के, यानी कि पिछले जन्म के आदमी रहे होंगे जो इस जन्म में बैल बन करके झूरी के यहाँ आए हुए हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस ना हुआ। प्रतिवाद का मतलब होता है दोस्तों कि विरोध। इस बात का विरोध करने का किसी को साहस ना हुआ। कहने का मतलब कि उन दोनों बैलों की स्वामी भक्ति को देख करके कोई उनका विरोध कर नहीं पाया। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। झूरी की स्त्री का मतलब होता है उसकी पत्नी ने जब देखा तो वो जल उठी, बोली कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहां काम न किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप का यानी कि आरोप न सुन सका और कहा नमक हराम क्यों है, चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते। स्त्री ने रोब के साथ कहा बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला करके रखते हैं। यानी कि गुस्से में उसकी स्त्री ने, यानी कि झूरी की पत्नी ने कहा कि सिर्फ तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। यानी कि उसने चिढ़ाते हुए अंदाज में कहा कि यदि वहां पे इन लोगों को चारा मिला होता तो वहां से भाग करके क्यों आते। स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को नहीं सहलाते। तुम जैसे बुद्धुओं, यानी कि झूरी को कह रही है कि तुम्हारे जैसे बुद्धू की तरह वो लोग बैलों को सहलाते नहीं हैं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, चाहे खाएं चाहे मरे। और हुआ वही, मजूर को कड़ी ताकीद कर देगी। कड़ी ताकीद का मतलब कि उनको समझा दिया गया कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह न डाला, मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस। क्या खाएं, आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। अब दोस्तों देखो, बैलों को क्या था कि पहले हर तरीके से उनको चोकर, भूसी, खली डाली जाती थी, लेकिन अभी सूखा भूसा डाल दिया गया तो उनको भी अच्छा नहीं लगा। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे। मालकिन मुझे मार ही डालेंगी, चुरा कर डाल आ। ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। यानी कि मजूर कहता है कि मैं नहीं डालूंगा क्योंकि बाद में तुम ही उन्हीं की, यानी कि मालकिन के जैसे ही बात तुम भी करोगे।
दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। दोस्तों, कहने को तो जानवर जानवर होते हैं, लेकिन शायद उनमें सहनशीलता, उनमें समझ और उनमें भावनाएं हम मनुष्यों से कहीं बहुत ज़्यादा होती हैं। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांध दिया और कल की शरारत का मजा चखाया। मजा चखाया का तात्पर्य कि उन्हें बहुत प्रताड़ित किया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया और अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। अब सोच लो, आप खुद ही महसूस कीजिए कि यदि आप किसी के घर जाएं और वहाँ पे उनके बच्चे खूब अच्छे से बढ़िया बढ़िया खाना खाएं और आपको रूखा सूखा डाल दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा। ठीक वैसा ही उस समय उन बैलों की स्थिति थी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। झूरी ने फूल की छड़ी से भी न छूता था। फूल की छड़ी से छूने का मतलब कि इन्हें कभी मारता पीटता नहीं था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। टिटकार कहने का मतलब कि उसको प्रेम से पुचकारना कहते, यानी कि प्यार से बोलता था और दोनों मजे से चलने लगते थे। और यहाँ मार पड़ी। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। यानी कि मार तो पड़ी ही पड़ी, लेकिन मार के साथ में उन्हें सूखा भूसा ही मिला। यानी कि आहत तो थे ही, दर्द तो था ही, लेकिन उसके साथ में सम्मान भी नहीं मिला। नाद की तरफ आंखें तक न उठाई। मैंने उन दोनों बैलों ने आंखें उठा करके भी नाद यानी कि उस हौद की तरफ नहीं देखा जहां पे उनको भूसा दिया गया था। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। अब देखो दोस्तों, जिस तरीके से लेखक ने कहानी को लिखा हुआ है, यदि इसे महसूस करें तो वाकई में जिस तरीके से ये दोनों बैल एक दूसरे से एक दोस्त के जैसे रहते थे। देखते हैं, खास लाइन को पढ़ते हैं कि जब उस निर्दयी यानी कि गया की बात कर रहा, जो कि झूरी का साला था, वो जब हीरा की नाक पर डंडे से मारता है तो मोती को गुस्सा आ जाता है। कोई भी दोस्त हो, वो दूसरे दोस्त को दुख में नहीं देख सकता। और हुआ क्या कि वो हल लेकर के भागा और हल के साथ में रस्सी, जुआ, जोत जो भी था सब कुछ तोड़ ताड़ डाला। और शायद गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना पड़ी होती तो दोनों पकड़ में ना आते। हीरा ने मुख भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। क्योंकि अभी जैसे कि हम कहानी में पढ़ रहे हैं तो इससे ये पता चल रहा है कि जो हीरा था थोड़ा सा सहनशील, यानी कि एक समझ उसकी जो थी वो मोती के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा थी। तो उसने कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो उसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगी। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर के आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐठ करके रह गया। अब जिस तरीके से एक पशु यानी कि बैल की बातों को, उनकी मार्मिकता को मुंशी प्रेमचंद जी ने उकेरा है, वो शायद ही बिरले कोई ऐसे लेखक होंगे जो इस तरीके से बैलों की मन की बातों को, भावनाओं को अक्षरों में इस तरीके से पिरो करके लिख पाएंगे। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ करके ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट ना की, ना तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। मसलहत का मतलब कि इस समय टाल देना, यानी कि इनको मारना पीटना नहीं है, इसी में अच्छा या भलाई है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन
मिल गया। एक होता है दोस्तों कि पेट भर कर के भोजन मिलना, और एक होता है प्रेम के दो निवाले मिल जाना। तो ये प्रेम के दो निवाले थे, यानी कि एक रोटी से उन दोनों बैलों का पेट तो नहीं भरा, लेकिन हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी, उसकी माँ मर चुकी थी और सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। आत्मीयता यानी कि एक लगाव हो गया था। उसकी माँ मर चुकी थी और सौतेली माँ उस लड़की को मारती रहती थी, तो वह इन बैलों से एक लगाव उसका हो गया था। दोस्तों जैसा कि चित्र में देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से चित्र बनाया गया है। हालांकि एक चित्र है, सिर्फ दिखाने का एक जरिया होता है। यदि इसे महसूस कर पाएँ तो जो ये कहानी है और मुंशी प्रेमचंद जी की जो लेखनी है, वो लेखनी इस बात की मार्मिकता को छू रही है कि किस तरीके से दो बैल सताए जा रहे हैं, फिर भी उनके अंदर है स्वामी भक्ति, यानी कि वो जो प्रेम है वो कम नहीं हो रहा। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को फिर वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते। 2-2 गाल का मतलब कि थोड़ा थोड़ा सा भूसा तो खा लेते थे, और जो इस तरीके से वो प्रेम से वो छोटी सी बच्ची इनको रोटियां खिला जाती थी, उस प्रेम को देख करके ये दुर्बल ना होते थे। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठा करके फेंक दूंगा। मोती की बातों को किस तरीके से प्रेमचंद जी ने उकेरा हुआ है, ये पढ़ने के बाद में एक तरीके से मन में हंसी भी आती है, और हंसी के साथ में जो लाइनें जिस तरीके से सजा करके प्रेमचंद जी ने लिखा हुआ, पढ़ करके मन भर आता है। मोती ने कहा कि एक आध को सींगों पर उठा करके फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। वह बेचारी अनाथ ना हो जाएगी तो मालकिन को ना फेंक दूं? वही तो उस लड़की को मारती है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, या भूले जाते हो। यानी कि जब मोती कहता है कि मालकिन को ना फेंक दूं, तो हीरा कहता है औरत जात पर सींग चलाना मना है। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तोड़ा करके भाग चले? हाँ, मैं यह स्वीकार करता हूं, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। यानी कि हीरा जब कहता है कि मैं स्वीकार करता हूं कि हम यहां से भाग चलते हैं, लेकिन किसी को मारेंगे नहीं, पर इतनी मोटी रस्सी है कि ये जल्दी से टूटेगी नहीं। तो इसका उपाय मोती बताता है कि पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लेते हैं, उसके बाद में एक झटके में टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटी खिलाकर चली गई, दोनों रस्सी चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती। बेचारे बार बार जोर लगा करके रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुका करके उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूछें खड़ी हो गई। उसने उसके माथे से हिलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने गराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते हुए चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका पता ना था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर के सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है रास्ता भूल गए। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती,
वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रह करके आहट ले लेते, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया तो दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया। दोस्तों, जब कहानी की शुरुआत हम लोग कर रहे थे तो कहानी की शुरुआत में ही हम लोगों ने पढ़ा था कि आज़ादी के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और जिस तरीके से आज़ादी के लिए संघर्ष ये दोनों बैल कर रहे थे और आज भाग करके आए, जब बाहर खुले में आ गए और उनका पेट भर गया तो उनको आज़ादी का अनुभव हुआ। तो मस्त होकर के दोनों उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। दोस्तों, एक सीख मिलती है कि जब दोस्त के साथ में हम हंसी ठिठौली कर रहे हो, जैसे यहाँ पे जो था वो हंसी ठिठौली हो रही थी, लेकिन अचानक से जब हीरा खाई में गिर जाता है तो उसे क्रोध आ जाता है, लेकिन इस बात को मोती बखूबी समझ जाता है और जब जान जाता है कि अब तो ये झगड़ा हो जाएगा तो वो क्या करता है, किनारे हट जाता है। ऐसे ही हम लोग के बीच में होना चाहिए। अपने हंसी ठिठौली आपसी मजाक वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब बात बिगड़ने वाली हो तो कदम को पीछे हटा लेना ही बुद्धिमानी है। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे और देखते हैं आगे क्या होता है। अरे ये क्या, कोई सांड डौंकता चला आ रहा है। दोस्तों, बैल जो होते हैं वो खेती के लिए किसान के द्वारा पाले जाते हैं, लेकिन जो सांड होते हैं ये भी होते बैल ही हैं, लेकिन ये जंगली होते हैं, इनको छोड़ दिया जाता है। ये जंगल में या ऐसे ही टहलते खुले मिल जाते हैं और ज़्यादातर किसानों के जरिए इनका जो उपयोग किया जाता है वो प्रजनन के लिए किया जाता है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगलें झांक रहे थे। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है, कितनी भयंकर सूरत है। एक लेखक और एक कवि की जो बातें होती हैं वो बहुत ही ऊंचे स्तर की होती हैं। अब यहाँ पे दो बैलों और सांड के बीच की जो वार्तालाप या जो उस समय की स्थिति है उसको बखूबी इन लाइनों में देखा जा सकता है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। जान बची का तात्पर्य उसने प्रश्न पूछते हुए कहा कि क्या जान बच जाएगी आज, इसके लिए कोई उपाय सोचना पड़ेगा। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चले। यानी कि हीरा कहता है कि ये तो अपने घमंड में भूला हुआ है, किसी की आरजू विनती नहीं सुनेगा। यानी कि सांड की लेकर के बात कर रहा है, वो तो एकदम घमंड में चूर है, हम लोगों की बातें जरा सा भी वो नहीं सुनेगा। भागना कायरता है तो फिर यही मरो, बंदा तो 9 2 11 होता है। यानी मोती कहता है कि भाग चलते हैं, तो हीरा कहता है भागना कायरता है, तो फिर मोती कहता है तो फिर यही मरो, बंदा तो 9 2 11 होता है। और जो दौड़ाए, हीरा कहता है कि यदि वो फिर से दौड़ा ले तब, तो मोती कहता है तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें, मैं आगे से रगेदता हूं, तुम पीछे से रगेदो, दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। दोस्तों, एक मित्र वही होता है जो संकट के समय मित्र के काम आए, और यहाँ पे तो देखते हैं तो दोनों मित्रों पे संकट आ हुआ। तो जब इस तरीके की स्थिति आती है तो जो ये सीख इस कहानी से मिल रही है कि जब हम लोग एक से भले दो होते हैं तो दोनों को एक साथ में मिल करके किसी भी परेशानी का सामना करना चाहिए। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग उछेड़ देना, जान जोखिम में, पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेली ऊपर लेकर के लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा ना था, वह तो शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था। मल्लयुद्ध का मतलब कि अकेले अकेले। वो जो सांड था उसके सामने कोई दूसरा सांड या बैल अकेले होता था, उसी से लड़ाई करने का वो आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर न देते। एक बार सांड झल्ला कर हीरा का अंत कर देने के लिए चला तो मोती ने बगल में आकर के पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर के पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर के भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर के गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र
विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपने सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सिंह न चलाना चाहिए, ये सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। ये कथन था मोती का। अब घर कैसे पहुंचे वह सोचो, पहले कुछ खा ले तो सोचें। यानी कि घर कैसे पहुंचना है ये सोचने के बारे में हीरा कहता है, तो मोती कहता है कि पहले कुछ खा लेते हैं फिर सोचते हैं कि घर कैसे पहुंचा जाएगा। सामने मटर का खेत था, मोती उसी में घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2-4 ग्रास ही खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया, लेकिन मोती सींचे हुए खेत में था तो उसका खुर कीचड़ में धंसने लगा। भाग ना सका, पकड़ लिया और हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा। दोस्तों यहाँ पे भी हमें सीख मिलती है कि जब हमारा दोस्त मुसीबत में हो तो भागना नहीं चाहिए, साथ में मिल करके उस मुसीबत का सामना करना चाहिए। उसने सोचा फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। कांजी हाउस यानी कि एक तरीके से मान लीजिए कि जो गौशाला होती है जहाँ पे गायों को रखा जाता है वैसे ही होता है, ये कांजी हाउस भी उसी को कहते हैं। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी ना मिला। ऐसा साबिका पड़ा का मतलब कि ऐसा समय आ गया कि पूरा दिन बीत गया लेकिन उन्हें खाने को कुछ भी नहीं मिला। कुछ समझ में नहीं आता था कि कैसा स्वामी है, इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ थी, कई घोड़े थे, कई गधे, पर किसी के सामने चारा ना था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थी कि खड़े भी ना हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, यानी कि फाटक की तरफ ही देखते रहे, पर कोई चारा लेकर के आता दिखाई ना दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। रात को भी जब कुछ भोजन ना मिला तो हिरन के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। तो मोती कहता है, आओ दीवार तोड़ डालें। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। चिप्पड़ का मतलब कि एक मिट्टी का कह सकते हैं कि एक टुकड़ा बाहर निकल आया। फिर उसका साहस बढ़ा। इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगा। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने के लिए निकला। हाजिरी लेने के लिए निकले का तात्पर्य है दोस्तों कि जो चौकीदार था वो सभी जानवरों को देखने के लिए आया था। हीरा का उजड़पन का मतलब कि वो जो दीवार को खोद रहा था, तोड़ रहा था, उसी को उसने कहा कि हीरा का उजड़पन देख करके उसने उसे कई डंडे रसीद कर दिए, यानी कि डंडों से पीट दिया और मोटी सी रस्सी में बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? तो हीरा कहता है, अपने बूते भर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए? तो हीरा कहता है, जोर तो मारता ही जाऊंगा चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। जान से हाथ धोना पड़ेगा। मोती कहता है। तो हीरा कहता है, कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितने जाने बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन यही हाल रहा तो सब मारे जाएंगे। तो मोती कहता है, हाँ यह बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगा करके इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के
त्यों खड़े थे। दोस्तों शुरुआत की कहानी में यानी कि पिछले वाले भाग में हम लोगों ने जब पढ़ा था तो शुरुआत में ही कहा गया था कि गधे जो होते हैं बहुत भोले होते हैं, यानी कि उनको इतनी ज़्यादा समझ नहीं होती है। हीरा ने पूछा तुम दोनों क्यों भाग नहीं जाते? तो एक गधे ने कहा जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं। तो कहता है क्या हरज है, अभी तो भागने का अवसर है, हमें डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। ऐसा वे गधे कहते हैं। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागें या न भागें, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वो हार गया तो हीरा ने कहा तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। तो मोती ने आंखों में आंसू ला करके कहा तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों तक एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए और मैं तुम्हें छोड़ करके अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा बहुत मार पड़ेगी, लोग समझेंगे या तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझे मार पड़े तो क्या चिंता, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींग से मार मार करके बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर के सो रहा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि किस तरीके से ये दोनों बैल, कितनी समझ है, कितना एक कहते हैं कि वफादारी है इन दोनों बैलों के बीच में, और कितना आपस का प्रेम है, कितनी गहरी दोस्ती है। इस तरीके की दोस्ती हमें अपने बीच में होनी चाहिए, यानी कि हम मनुष्यों के बीच में भी ऐसी ही दोस्ती होनी चाहिए। दोस्तों बढ़ते हैं कहानी में आगे और देखते हैं आगे क्या हुआ। भोर होते, भोर का मतलब होता है दोस्तों सुबह। सुबह होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची इसे लिखने की जरूरत नहीं, यानी कि जब देखा कि सभी जानवर भाग गए हैं तो उन लोगों में क्या खलबली मची होगी इसे हम अब सिर्फ महसूस कर सकते हैं। वो लोगों के ऊपर क्या गुजरी होगी वो लेखक कहता है कि इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। बस फिर क्या था, एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे, किसी से चारे का एक तृण भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था और यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए कि उठा तक न जाता था। ठठरियाँ निकल आई, ठठरियाँ यानी कि हड्डी हड्डी बाहर से दिखने लगी, समझ में आने लगी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आ करके उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता, यानी कि नीलामी हो रही थी, लेकिन वो स्थिति हो गई थी उन दोनों बैलों की कि कोई उन्हें खरीदना नहीं चाहता था। सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी, मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों के कूल्हे में उंगली देकर गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत यानी डरे हुए नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती? भगवान के लिए हमारा जीना मरना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उनके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया, तो क्या अब ना बचाएंगे? यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी के काम आ जाएंगी। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे भरे हार में चरता नजर आया। हार का मतलब कि हरे भरे खेत का मैदान था, उसमें चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद में बैठा पागुर करता था, यानी कि पागुर का मतलब तो आप समझ सकते हैं कि हाँ, वो अपने मुंह को चला रहा था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई
बधिक के हाथ पड़े हुए दुखी हैं। बधिक का मतलब यानी कि कसाई जो जानवरों को काटते हैं, वही वो दड़ियल सा आदमी था जो उनको लेकर के जा रहा था। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह तो परिचित राह यानी कि रास्ता है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग और वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, यह लो, अपना ही हार आ गया। यानी कि अपना हार का मतलब वही कि मैदान जहाँ पे वो लोग टहलते थे और चढ़ते थे। इस कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। पुर दोस्तों होता है एक पानी निकालने का साधन होता है, एक यंत्र होता है और उसमें बैल की ज़रूरत पड़ती है। बैल के द्वारा खींच करके कुएं से पानी निकाला जाता है, उसी को ही पुर कहते हैं। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। नगीच यानी कि पास या नज़दीक आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया से। मैं तो अब घर भागता हूँ, यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़ करके थान पर चलो, वहाँ से हम आगे ना जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। कुलेले का मतलब कि खूब उल्लास के साथ में मज़े से घर की तरफ दौड़े। वह हमारा थान है। हम दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। दोनों बैलों को देखते ही दौड़ा, उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं। मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार यानी कि क्या अधिकार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। ऐसा वो दड़ियल सा आदमी कहता है कि मैं जाकर के थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं, ऐसा झूरी कहता है। दड़ियल झल्लाकर बैलों की जबरदस्ती पकड़कर ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ धमकियाँ दे रहा था, गालियाँ निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजयी सूर्य की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते और हंसते थे। जब दड़ियल हार करके चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर के मार न बैठो। तो मोती कहता है, अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता, अर्थात कि बिना मारे उसे मैं नहीं छोड़ता। अब ना आएगा। हीरा कहता है कि वह अब नहीं आएगा। तो मोती कहता है, आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा, देखूँ कैसे ले जाता है, और जो गोली मरवा दे। तो मोती कहता है, मर जाऊँगा पर उसके काम तो न आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसीलिए कि हम इतने सीधे हैं। हीरा कहता है कि हम इतने सीधे हैं, इसीलिए हमारी जान को कोई जान नहीं समझता। जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था, यानी कि उत्साह सा मालूम होता था। और उसी समय मालकिन ने आकर के दोनों के माथे चूम लिए। तो दोस्तों, ये थी कहानी दो बैलों की कथा, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी हुई थी। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी, और यदि आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं तो ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको भी बहुत अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे जल्दी ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।